Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। एक नेता हैं, अपने मोदी जी के पक्के दोस्त हैं, उनके ऊपर कोरोना आपदा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके देश के लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी के नाम पर वो अपने सर पर लदी मुसीबतें हटा रहे हैं। ये क्या मामला है बताएंगे आपको आज के एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क स्टे एट होम यानी घर में रहने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने घर में रहने के आदेश को फासिस्ट बताया। मस्क का कहना है कि ये लोगों को उनके ही घर में जबरन कैद कर देने जैसा है। एलन मस्क इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी बता रहे हैं। दूसरी खबर यूरोप से है। यहाँ करीब 44 देशों ने घरेलू यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। इनमें से 22 ने प्रतिबंध में ढील देनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सुधरती स्थितियों के कारण ये फैसला लिया गया है। हालांकि WHO ने आगाह करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस बेहद क्रूर है। ऐसे में देशों को आगे भी बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें ज़रूरत पड़ने पर दोबारा सख्ती बढ़ाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तीसरी सुर्खी युद्ध प्रभावित यमन से है। यहाँ कोरोना के कारण पहली मौत की खबर आई है, लेकिन स्थितियाँ इससे कहीं ज़्यादा खराब होने की आशंका है। और वजह यह कि वहाँ कोरोना जांच की सुविधा ना के बराबर है। 5 साल से चल रही जंग ने हेल्थ सेक्टर को पहले ही तबाह कर दिया है। WHO का कहना है कि यमन में लगभग 93% आबादी को कोरोना होने की आशंका है। और इन सब के बीच जंग बदस्तूर जारी है। सऊदी की गठबंधन फौज ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था, बावजूद इसके कई इलाकों में हमले पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बड़ी खबर शुरू करते हैं। टेल अवीव के दक्षिण पूर्व में करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसी है एक जगह जिसका नाम है लॉर्ड। यहाँ है बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजराइल का मेन हवाई अड्डा। 27 जुलाई 1976 की तारीख थी जब एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 ने इस एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस फ्लाइट को पेरिस जाना था, लेकिन ग्रीस की राजधानी एथेंस होते हुए वहाँ से कुछ और यात्रियों को बिठाकर ये विमान दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे पेरिस के लिए रवाना हुआ। कुछ ही मिनट गुजरे थे हवा में कि यात्रियों के बीच बैठे 4 लोग खड़े हो गए। उनके पास बंदूकें और हथगोले थे। उन्होंने ऐलान किया विमान हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स ने पायलट से युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट चलने को कहा। ये हाईजैकर्स फिलिस्तीन और जर्मनी के थे। उन्होंने विमान में सवार गैर इजरायली यात्रियों को जाने दिया। बचे रह गए इजरायली नागरिक। उनके बदले हाईजैकर्स ने 53 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। इजराइल के लिए हाईजैकर्स की शर्त मानना विकल्प था ही नहीं। उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए लॉन्च किया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजराइल की ज़मीन से लगभग 4000 किलोमीटर दूर अंजाम दिए गए इस कामयाब ऑपरेशन में इजराइल का एक ऑफिसर मारा गया। वो अफसर जो इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने वाली इजरायली टीम का मुखिया था। जानते हैं उस अफसर का नाम क्या था? योनातन नेतन्याहू, जिसे सारा इजराइल योनी के नाम से जानता है। योनी सयारेट मटकल के मुखिया थे। ये इजराइल की सबसे दुर्दांत कमांडो यूनिट है। 1957 में बनी इस यूनिट ने इजराइल को 2 प्रधानमंत्री दिए, एक एहूद बराक और दूसरे बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि योनातन नेतन्याहू के छोटे भाई हैं। बेंजामिन कहते हैं कि जब भी उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो मन ही मन अपने भाई योनी से बातें करते हैं। एक इंटरव्यू में बेंजामिन ने कहा था, कई बार मुझे अपने लोगों को ऐसे मिशन पर रवाना करना पड़ता है जहां अगर नाकाम हुए तो कोई वापसी मुमकिन नहीं होगी। ऐसे वक्त में मैं अपने भाई योनी से मन में मशवरा करता हूं। सबका अपना अपना नज़रिया है। उन लोगों का भी नज़रिया है जो कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने भाई की शहादत को राजनीतिक फ़ायदे के लिए भुनाते हैं। कई लोग कहते हैं नेतन्याहू अपने राजनीतिक हितों के लिए कुछ भी भुना सकते हैं। जैसे 1 मार्च 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑपेड सेक्शन में ब्रेट स्टीफेंस ने लिखा, अब नेतन्याहू को सत्ता से चले जाना चाहिए। उनके लिए राजनीतिक हितों के आगे नैतिकता की कोई जगह नहीं। उनका मुख्य राजनीतिक हित
बस खुद को बचाना है। राजनीतिक मौकापरस्ती का इल्जाम पहले भी कई बार लगता आया है नेतन्याहू पर। कहते हैं कि वो किसी भी क्राइसिस को बेकार नहीं जाने देते। ये आरोप एक बार फिर से इजराइल में गर्म है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बहाने नेतन्याहू खुद की कुर्सी बचा रहे हैं, कोरोना को भुना रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ये आरोप, विस्तार से बताते हैं। कनेसेट, ये इजराइल की संसद का नाम है। कुल 120 सीटों वाली कनेसेट में बहुमत के लिए जाहिर सी बात है चाहिए 61 सीट है। सरकार का कार्यकाल यहाँ पर होता है 4 बरस का। लेकिन अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 के बीच इस सरकार के लिए इजराइल में 3 चुनाव हो चुके हैं। पहला अप्रैल 2019 में, दूसरा सितंबर 2019 में और तीसरा मार्च 2020 में। और इतनी जल्दी चुनाव की वजह, किसी भी पार्टी को इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, किसी भी गठबंधन को भी नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत थी, लेकिन पार्टियां राजी ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए बार बार चुनाव। अब हम बात करते हैं 2 मार्च 2020 की, जो आखिरी चुनाव है। उनके नतीजे आए इस दिन। इजराइल का सबसे ताज़ा चुनाव, और इसके नतीजे क्या थे? सबसे बड़े खिलाड़ी नेतन्याहू और उनकी पार्टी लिकुड, और उनके मुख्य विपक्षी दल का नाम ब्लू एंड व्हाइट पार्टी, और इसके मुखिया इजराइल के पूर्व मिलिट्री चीफ बेंजामिन बेनी गॉट्ज। ये नाम याद कर ले लीजिए, नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी और उसके मुखिया बेंजामिन बेनी गॉट्ज, क्योंकि इनका बार बार जिक्र आएगा। मार्च 2020 के चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को मिली 36 सीटें। बेनी गॉट्ज की पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। सरकार बनाने की अब क्या संभावना बनती थी कि नेतन्याहू अपने जैसी किसी दक्षिणपंथी धार्मिक पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। ऐसी 3 पार्टियां हैं इजराइल में, शास, यामिना और यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म यानी कि UTJ। लेकिन ये सब मिलकर भी 58 सीटों पर ही पहुंच पा रहे थे, जबकि सरकार बनाने के लिए 61 चाहिए थी, यानी कि अभी भी 3 कम। अब दूसरी तरफ कौन सी 3 पार्टियां थी? एक तो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी, जिसका बताया आपको, दूसरी थी ज्वाइंट लिस्ट, और तीसरी लेबर गशर मेरिट्स। इनकी तीनों की सीटें मिलाकर हो रही थी 55। बहुमत इनके पास भी नहीं था। ना ही वो नेतन्याहू से गठबंधन कर सकते थे, क्योंकि उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन नेतन्याहू और उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों पर खड़ा था। आप कहेंगे कि दोनों की गिनती जोड़ लो, इससे ज़्यादा हो रही है। हम कहेंगे कुछ स्वतंत्र चेहरे भी थे। और नेतन्याहू वो क्यों नहीं वापसी कर पा रहे थे? उनका विरोध कितना ज़्यादा था, इस घटना से समझिए। लेबर पार्टी के एक नेता हैं अमीर पेरेट्स, उन्होंने लाइव टीवी पर अपनी मूछें मुड़वा ली। वजह, ताकि इजराइल के दर्शक, नागरिक, वोटर उनके वो होंठ देख सकें जिनसे अमीर ने कसम खाई कि मैं नेतन्याहू के साथ गठबंधन कभी नहीं बनाऊंगा। मार्च वाले इस चुनाव से अब तक 8 हफ्ते गुजर चुके हैं। इस बीच इजराइल की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। बेनी और नेतन्याहू ने सरकार बना ली है, और इस गठबंधन सरकार को नाम दिया गया है इमरजेंसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और इसी इमरजेंसी शब्द में खेल छिपा है कोरोना का, जिसे लेकर नेतन्याहू पर मौकापरस्ती दिखाने का इल्जाम लग रहा है। क्या है ये खेल? 3 चुनाव पहले नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे। चूंकि बाद के चुनाव में कोई सरकार नहीं बनी, तो वो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। मार्च 2020 के चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन इससे पहले कि आगे कुछ हो पाता, कोरोना आ गया, और कोरोना से निपटने के नाम पर इमरजेंसी लगा दी गई। संसद को फ्रीज कर दिया गया, किसी भी संसदीय कमेटी को बनाने की प्रक्रिया रोक दी गई, और ऐसे में फैसला लेने की अथॉरिटी कार्यकारी सरकार के पास रही, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के पास। एक दिलचस्प बात और हुई, नेतन्याहू पर करप्शन के गंभीर इल्जाम हैं। नवंबर 2019 में उन पर आपराधिक मामलों के इल्जाम तय हो चुके थे। 17 मार्च 2020 से उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होना था, लेकिन उससे 3 रोज पहले यानी कि 14 मार्च को देश के जस्टिस मिनिस्टर अमीर ओहाना ने इजराइल के पूरे कोर्ट सिस्टम पर भी इमरजेंसी लगा दी। कहा, कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए फैसला लिया जा रहा है, अभी कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। अमीर ओहाना नेतन्याहू की पार्टी के सांसद, नेतन्याहू के भरोसेमंद। नेतन्याहू पर तय हुए आपराधिक मामलों को लेकर वो पहले भी अदालतों की आलोचना करते आए थे। कोर्ट पर इमरजेंसी लगाए जाने से 1 हफ्ते पहले की बात है, इसको आपको जानना चाहिए। नेतन्याहू ने अदालत से तब आग्रह किया था कि उनका ट्रायल आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। अब जब कोरोना इमरजेंसी लगा दी गई, तो अदालत को मजबूरी में ट्रायल की तारीख 24 मई तक बढ़ानी पड़ी। मामला सिर्फ कोर्ट का नहीं है। जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है, देश में नेतन्याहू फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं। वो शिकायत कर रहे थे लगातार कि न्यायपालिका उन्हें काम करने नहीं दे रही। इसका असर कोरोना से चल रही जंग पर पड़ रहा है। नेतन्याहू अपने लोगों से कह रहे हैं लगातार कि कोरोना उतना ही खतरनाक है जितना कोई सुसाइड
करने वाला हमलावर या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसे हराने का काम बस बेंजामिन नेतन्याहू ही कर सकते हैं। वो कोरोना के आगे इमरजेंसी सरकार बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर दे रहे थे और इसके लिए विपक्षी नेता बेनी पर भी गठबंधन बनाने का दबाव बना रहे थे। बाहर कई देशों में कोरोना से बुरा हाल था, इजराइल में डर का माहौल था और इस प्रेशर में बेनी को भी झुकना पड़ा। मार्च के आखिरी में उन्होंने दबाव में आकर हामी भर दी और लेकिन इससे उनकी ही पार्टी में दरार पड़ गई। उनके सहयोगी उन्हें छोड़कर चले गए। बेनी के लिए माया मिली न राम वाला मामला हो गया। बेनी की ताकत, उनकी पार्टी का साइज दोनों सिकुड़ गए। ऊपर से राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि अगर गठबंधन पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वो एक और चुनाव करवा देंगे। ताज़ा सर्वे उनको ये हौसला दे रहे थे। क्या बता रहे थे ये सर्वे? कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के वोटरों के बीच भी बेनी की लोकप्रियता घटी है। मतलब अगर अगला चुनाव होता है तो उसमें बेनी की सीटें घटने का खतरा था। ऐसे में नेतन्याहू का प्रस्ताव बेनी को फायदेमंद लगा। इस डील के मुताबिक ये दिलचस्प डील है, यूपी वाले तुरंत कनेक्ट कर लेंगे इससे। शुरू के 18 महीने नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे। इस दौरान बेनी बनेंगे रक्षा मंत्री। 18 महीने बाद बेनी को प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा और रक्षा मंत्री बन जाएंगे नेतन्याहू। नहीं, नेतन्याहू रक्षा मंत्री नहीं बनेंगे। एक ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर का नया पद बनाया जाएगा। ये पद शुरू के 18 महीने बेनी के पास रहेगा, उसके बाद नेतन्याहू के पास रहेगा। लेकिन रहेगा कि नहीं रहेगा अभी सिर्फ कागजों में लिखा है, क्योंकि फिलहाल तो शुरुआती 18 महीने हैं, अहम है और इसी में नेतन्याहू पर ट्रायल शुरू होना है। प्रधानमंत्री होने के कारण अगले अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति में भी उनकी सुनी जाएगी। 18 महीने बीतने के बाद क्या पता वो सत्ता सौंपें न सौंपें। वैसे भी इस पावर डीलिंग में नेतन्याहू से हाथ मिलाकर गॉन्ड्स कमज़ोर ही हुए हैं। इजराइल के इस राजनीतिक घटनाक्रम का वहाँ के कई लोग विरोध कर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके प्रोटेस्ट के लिए जमा हो रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल में जो हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। उनकी आपत्ति है कि 3 चुनाव पहले प्रधानमंत्री रहा शख्स कोरोना आपदा का इस्तेमाल कर अहम फैसले कैसे कर सकता है। ये था आज का दुनियादारी। इस साल 29 अप्रैल को हर साल की तरह इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया और आज हम इजराइल की विस्तार से बात कर रहे हैं। तो बात के आखिर में आपको सुनाते हैं बनाना मैन का किस्सा। बनाना मैन, जिनका असली नाम था सैम ज़ैमरे। सैम यहूदी थे, रूस में उनका घर था। 15 बरस के थे तो रूस छोड़कर अमेरिका चले आए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, छोटा सा बच्चा। कभी किसी का कुछ सामान ढोता तो कुछ पैसे मिल जाते। एक दिन सैम ने देखा कि पानी के जहाज़ से जो केले आते हैं उनकी एक बड़ी खेप समंदर में ही फेंक दी जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत पके हुए केले होते थे। लंबे चौड़ी सप्लाई चेन से होकर गुजरते हुए जब तक ये केले अमरीकी तटों पर पहुंचते बेहद गल जाते। कौन खरीदता उनको? सैम ने सोचा अगर उन्हें सड़ने से ठीक पहले बाजार पहुंचा दूं तो कुछ पैसे बना सकता हूं। सैम ने कौड़ियों के भाव उन केलों को खरीदना शुरू किया और भाग भाग कर एक तेज सप्लाई चेन के जरिए केलों को बाजार पहुंचाने लगे। उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा। उन्होंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते सैम ने एक पुराना जहाज़ खरीद लिया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इस जहाज़ में खुद ही केले भरकर लाऊं। सैम लैटिन अमेरिका चले गए केले लाने के लिए। एक जहाज़ से कई जहाज़ हुए। फिर लैटिन अमेरिका के कई देशों में उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीदी। वहाँ खुद केले उगाने लगे। फलों का विशाल कारोबार खड़ा कर लिया सैम ने। वो लड़का जिसकी जेब में एक ढीला नहीं था, अमेरिका की सबसे प्रभावशाली, सबसे अमीर यहूदियों में शामिल हो गया। उन अमेरिकी यहूदियों में जिनकी लॉबिंग का बहुत बड़ा हाथ था इजराइल के बनने में। दुनियादारी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको दुनियादारी पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। शुक्रिया।